नीलेश जी से बात हो रही है, जो कि नागपुर को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत पहले उन्होंने ऐसी चीजें सोची जो अब हमें प्रेरणा देती हैं। तो थोड़े लीडरशिप लेसन्स हम उनसे भी लेंगे। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, मुझे पता चला कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद उसके आप यहाँ पर आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे। एंड हम कामना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सर वैसे प्लास्टो का फेस तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन नहीं हूँ। हमारे यहाँ का ऋतिक रोशन मेरा यंगर ब्रदर विशाल है, और मैं तो पीछे का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, जो बैक स्टेज रहता है हमेशा। नहीं, उसका बिकॉज ही वॉज नॉट हियर, तो आज मैं फर्स्ट टाइम इतने लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। और आई एम जस्ट अ बीकॉम, और इतने एजुकेटेड बच्चों के सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो हो सकता है इन लोगों को मेरी बात कुछ समझ में ना आए, बट मैं जो भी बोलूँगा वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगा, बाकी और कुछ नहीं। आई थिंक दुनिया में अनुभव से बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो अनुभव सिखा सकता है जीवन में, वो कोई और बात नहीं सिखा सकती, और उसी के लिए आज आप आमंत्रित हैं सर। तो नीलेश जी का जो बैकग्राउंड है प्लास्टिक इंडस्ट्री से, प्लास्टिक का नाम सुनते ही आज की तारीख में मन में आ सकता है अरे प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बिना क्या आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आज की तारीख में वो भी संभव नहीं है। तो उसी संतुलन को साधते हुए मेरा पहला सवाल सर आपसे कि लॉन्ग बैक जब भी आपने सोचा इस प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसके पीछे क्या थॉट थी? अभी भी जब हम बात करते हैं, दुनिया भर के स्टार्टअप्स की बात होती है, सबसे पहले आइडिया क्या है आपका? क्या आप दुनिया को नया देने वाले हैं? इससे कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा? तो जब आपने लॉन्ग बैक 30 इयर्स बैक ये प्लास्टिक वाली चीज सोची, तब आपके मन में क्या था? जस्ट कि मुझे एक बिजनेस करना है, या कुछ आप देना चाहते थे, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना चाहते थे? सर, ये प्लास्टिक का जो बिज़नेस है ये 86 में हमारे अंकल ने स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम वो टैंक्स को रिप्लेस करना चाहते थे। घर में जो अपने टैंक्स होते हैं सीमेंट के, उनके साथ में उनको साफ़ सफाई से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बट वो ड्यू टू एनी रीज़न वो ये प्लांट को चला नहीं पाए। तो एक समय में हमारे फैमिली में ऐसा हो गया था कि फैक्ट्री नहीं डालना है, अब जो भी करना है ट्रेडिंग करना है। तो 98 में ये फैक्ट्री को हमने बंद कर दिया था। पर जैसे होता ना कि हमको इंडस्ट्री में रहना था, या ऊपर वाले ने लिखा था कि हमको ये इंडस्ट्री में ही रहना है। तो हमारे अंकल का एक मैनेजर था, वो आया, और वो क्योंकि माय पापा वॉज ऑल्सो पार्टनर इन दैट, वो उनके पास में आया और उसने बोला, सर आप मेरे को ये फैक्ट्री 50,000 रुपीज़ पर मंथ इन 98 रेंट पे दे दो। उसका एक वो जो सवाल था या कि भाई डिमांड थी, उसके बेस पे मेरे पापा को लगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं आज तक जो भी काम किए, बिकॉज वी वेर इन टू सप्लाईज ओनली, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। जब इस बंदे को दिख रहा है कि इस लाइन में इतना मतलब कमाई है कि वो हमको 50,000 रुपये मंथली रेंट भी दे सकता है, तो वो समय पापा ने सोचा कि भाई हमको ये फैक्ट्री कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम लोग 3 भाई हैं। मैं तो बिज़नेस में पिछले 8-10 साल से, हमारा फर्नीचर का बिज़नेस था, मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स एंड फर्नीचर्स, तो वो देख ही रहा था। माय यंगर ब्रदर विशाल, वो जस्ट 1-1.5 साल पहले इंजीनियरिंग करके निकला था। तो हम लोग फैमिली डिस्कशंस में बैठे और उससे हमने पूछा कि भाई आप ये बिज़नेस चला सकते हो क्या? सारा बैकग्राउंड उसको बता के, जैसे आपने बोला जेनजी, वो उस समय जेनजी में ही था, उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज को और वो उस बिज़नेस को हमने प्लांट चालू किया। और जब चालू किया तो फाइनेंशियली हम बहुत टाइट थे, क्योंकि ये फैक्ट्री जो पूरी एक टाइप से बंद हो गई थी। तो धीरे धीरे 2-3 साल 4 साल लगे हम लोगों को, मतलब इसमें ब्रेक इवन पे आने पे। जब ये प्लांट ब्रेक इवन पे आया तो इन 2003
आई ऑल्सो ज्वाइन दिस बिजनेस। और वहाँ से फिर हम 1 और 1 11 हो गए, और फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हमारा कंपनी का एक हमेशा यही एम रहा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हमने कभी नहीं किया, और प्राइस जो है वो हमने कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट के तरफ नहीं गए। पर सर नीलेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। जब पहला पैनल अभी हो रहा था तो एक यंग एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कहा कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है बाजार में, लोग कहानियां खरीदते हैं। मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होता है, आपका अनुभव क्या कहता है, लोग क्या चीज खरीदते हैं? सर ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। इन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली यस, कि अगर आप चीप प्रोडक्ट बनाओगे तो मार्केट बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। अपना इंडियन मार्केट जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, सस्ते प्रोडक्ट को वो बहुत जल्दी खरीदता है। बट इन लॉन्ग टर्म जो क्वालिटी बनाएगा वो ही जीत पाएगा। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल सकता कि ब्लो मोल्डिंग टैंक जो हम बना रहे हैं वो आज सस्टेन ही इसीलिए बिकॉज ऑफ प्लास्टो सस्टेन कर रहा है वो, क्योंकि हमारे पहले कम से कम 8-10 फैक्ट्रीज ने ये ब्लो मोल्डिंग टैंक्स बनाई। उनकी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनकी टैंक्स बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट आई, और वो लोगों ने मतलब एक टाइप से ब्लो मोल्डिंग टैंक को बंद कर दिया था। हमने इसमें जो रिसर्च में उस समय भाई हम लोग 2-4 मार्केटिंग के बंदे और हम 2 भाई मेनली टैंक्स पाइप्स में जो हम लोग देख रहे हैं, हमने जो भी रिसर्च करी हमको समझ में आया, क्योंकि हम लोगों को पिछले 10 साल का अनुभव था टैंक्स में कि भाई कुछ डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है, कुछ वो लोग क्वालिटी इंफीरियर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे स्क्रैप में ही टैंक्स बनाएंगे तो आप टूटेगी। हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे इनमें से आगे चल के कोई सेल्स में काम करेगा, कोई मार्केटिंग में काम करेगा, कोई प्रोडक्ट इनोवेशन में काम करेगा, तो आप ही के एग्जाम्पल से कि आपको समझ में आया कि भाई ये तो गड़बड़ है, कुछ तो कंपनियां बंद हो रही है, तो आपने एक रिसर्च जैसा आपने किया, कहाँ से उस चीज को निकाला जिससे आपको एक टर्न अराउंड मिला? क्या आपने पाया, क्या आपने पकड़ा कि हम कहाँ गलत थे और क्या कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था, और जो शायद करना चाहिए था वो हम कर ही नहीं रहे? वो क्या बातें थी? सर एक्चुअली हम लोग तो उस समय तक रोटो मोल्डिंग में थे जब 8-10 जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री आ गई थी। हमने जर्मनी से एक कंसल्टेंट यहाँ इंडिया आए थे, वो रोटो मोल्डिंग के बहुत स्पेशलिस्ट थे, उनको हमने नागपुर बुलाया फॉर अ डे, जो भी उनके चार्जेस थे वो देके। तो उन्होंने हमको दिन भर ये समझाया कि ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी की टैंक्स आर फार सुपीरियर देन रोटो मोल्डिंग। आपको आपकी रोटो मोल्डिंग में ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय में रोटो मोल्डिंग को ख़त्म कर देगी। तो कुल मिला के, अब ये इतना टेक्निकल तो शायद ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं भी नहीं, क्योंकि आप टैंक्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको एक विजन चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले 10 साल में दुनिया में क्या होने वाला है, किस चीज़ की डिमांड आने वाली है और लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सर हम लोग ऑलवेज ओपन रहते हैं, मतलब हम नॉट ओनली विथ मतलब कस्टमर्स, सेल्स टीम, हम हर आदमी से सजेशंस मांगते हैं कि भाई क्या हमको करना चाहिए। इवन जैसे मैंने आपको बताया, हम एक्सपर्ट्स को भी बुलवाते रहते हैं कि हमारे अंदर में क्या प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन इम्प्रूव, वो आप सजेस्ट करो। तो जो टेक्निकली साउंड लोग हैं वो आके हम लोगों को ऑलवेज इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक बात मुझे बताइए, अब तो पूरी दुनिया प्लास्टिक से दूर जा रही है, चाहे वो कोई भी प्लास्टिक का आइटम हो, तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है वो, उसकी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है, उसकी एक हेल्थ कॉस्ट भी है। ऐसे समय में आप अपने लिए क्या चैलेंज देख रहे हैं, और अगेन अगले 10 साल में आपको क्या दिख रहा है? क्या ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, या आप भी अपने लिए एक नई प्लानिंग के साथ तैयार हैं कि हम ऐसे सर्वाइव करेंगे? सर देखिए, प्लास्टिक जो मेनली प्रॉब्लम है वो ये है कि जो थिन फिल्म है वो, क्योंकि कोई
रैक पिकर भी उठाता नहीं है उसको। तो गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है कि 50 माइक्रोन से नीचे की फिल्म नहीं बनाना, तो क्योंकि वो पतली फिल्म उसको उठा के कुछ उसके हाथ में आना नहीं है। अभी आप पानी की बॉटल्स देखिए, माय रिलेटिव हैज़ अ प्लांट, वो जितनी पानी की बोतल है इंडिया में वो सारी उन जैसे 8-10 प्लांट्स हैं जो वहाँ पे जाती है और पूरी रिसाइकल होके फिर फ्रेश बन के माल मार्केट में आ जाता है। तो ये अगर आपका फिल्म का जो प्रॉब्लम है वो अगर 50 माइक्रोन की फिल्म एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो गई तो रैक पिकर भी उठाएगा उसको, क्योंकि उसको अब 5 माइक्रोन। मेरा सवाल सर कुछ ऐसा था कि कई बार चीजें टेक्निकली से ज्यादा मेंटली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं और आगे कई साल चलेंगी, लेकिन अचानक से पूरी दुनिया में ईवीज की बातें होने लग गई हैं, वो मार्केट भी चढ़ने लगा है, बहुत सारी इकोनॉमीज अपने आप को चेंज करने में लग गई कि अब हम फ्यूल बेस्ड नहीं रहेंगे। मैं उस परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक को पूछ रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इतना माइक्रोन इतना वो, लेकिन अगर किसी के मन में आ गया कि अब प्लास्टिक नहीं चाहिए, रिमूव प्लास्टिक, आप ऐसे में क्या सोचेंगे? अपने आप का सर्वाइवर मोड कहाँ देखेंगे? सर प्लास्टिक को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई नो दैट कि वो मुश्किल होगा। मतलब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल टैंक्स की बात लें, वो इतनी कम कॉस्ट में टैंक एक बन जाती है और इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, स्पेशली जैसे प्रोडक्ट लाइक वाटर टैंक्स, इनमें तो इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इन पीवीसी पाइप्स फिटिंग्स इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल, लाइट वेट। तो जहां आपको सहूलियत है वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब गवर्नमेंट बैन आ जाए, हाँ चलिए, इसका एक प्रोस्पेक्ट हो गया कि आपको लग रहा है कि अभी स्टिल काफी समय बाकी है जब वो पूरी मेंटालिटी चेंज होगी या फिर उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही ऐसे बन जाएंगे। दूसरी चीज आती है इनोवेशन वाली। अब मेरे ख्याल से इस समय जितना काम हो रहा है इंडिया में, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, बहुत सारा इनोवेशन आ रहा है, उसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं? क्या ये डिस्कशन होता है टेबल पे कि हमें इनोवेट करना है, हमें कुछ नई चीज लेके आनी है? क्वालिटी इज वन थिंग बट इनोवेशन उसका अगला स्टेप है। So basically our target is to serve our customer। जैसे हमारा कस्टमर है हार्डवेयर शॉप्स, तो हम आज की डेट में टारगेट जो कर रहे हैं वो हार्डवेयर शॉप में जितनी भी आइटम्स बनती है यानी बिकती है, उन सारी आइटम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा एज सच डिफेंस में या इधर लाइन पे हमारा फोकस है नहीं। हमारा जितना भी है एंड हमारा जो है B2C है, हम B2B प्रोडक्ट्स में नहीं है। जैसे हम लोग जितना भी प्लास्टिक लाइन में आइटम्स हैं इन फ्यूचर हम सारे लेके आएंगे, राइट, पर जो आपके घर में यूज आ रहे हैं, जो थोड़ा बच्चों को यहाँ इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, एक है क्वालिटी मेंटेन करना या इम्प्रूव करना या अच्छी चीजें बनाना, राइट प्राइस पे बनाना, दैट इज वन पार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, मतलब आई थिंक उसका एक ऑब्वियस आंसर होगा, बट हाउ इंपॉर्टेंट इज इनोवेशन? आप किसको ऊपर रखोगे? आप इनोवेट करने के ऊपर रखोगे या आप कहोगे कि नहीं मेरा एक प्रोडक्ट बन गया बस मुझे तो इसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, इनोवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट? हाउ मेनी ऑफ थिंक इनोवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं? ओके सर, इनोवेशन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो जैसे मैंने आपको रोटो मोल्डिंग से ब्लो मोल्डिंग में हम शिफ्ट हुए आपको इन्फॉर्म किया, वैसे ही कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है, हम जर्मनी भी जाते हैं, हम चाइना एग्जीबिशन भी जाते हैं, हम इंडिया में अभी येस्टरडे आई वाज इन प्लास्ट इंडिया दिल्ली में जो हो रहा है, तो हम हर एग्जीबिशंस में जाते हैं, देखते हैं क्या नई टेक्नोलॉजी आई, क्या न्यू मशीन्स आई है, कैसे हम अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये सारी स्टडीज़ तो हमारी चालू रहती है। हाँ, मैं उसी को अभी जो डायरेक्टर सर ने यहाँ बात की थोड़ी देर पहले कि एक आपको मेहनत तो करनी है, कंसिस्टेंसी तो रखनी है, लेकिन उसके अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लाइफ लेसन उन्होंने दिया, दैट इज ऑफ कि यू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ एवरी डे। आप उसे इनोवेशन का नाम दे दीजिए, आप उसे, और जैसा आपने कहा कि आप
जर्मन टेक्नोलॉजी या बाहर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने अकाउंट्स को भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना, हर जगह आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनोवेट करने की सर हम कोशिश कर हमारे रहे हैं। इवन कस्टमर्स जो हैं उनसे भी रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं। हमारा जो एंड कस्टमर है वो, जैसे आप घर बना रहे हो तो आप तो नहीं है, भले ही आप यूज़ कर रहे हो, पर यूज़ करने वाला तो प्लम्बर है। हमारे यहाँ सिस्टम है, एवरी मार्केटिंग पर्सन जो है उसको टारगेट है कि मिनिमम 10 सजेशंस हर प्लम्बर से आपको मंथली लेके आने। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ने जितनी बातें की हैं और अभी नीलेश जी कह रहे हैं, एक चीज और जो आप अपनी उस चीज में जोड़ सकते हैं वो मैं सलाह के तौर पे दे देता हूं। फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितना भी अच्छा काम करें, कितनी भी महान चीजें करें, लेकिन अगर आपको फीडबैक सिस्टम आपके पास नहीं है या वीक है तो शायद आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी कारण से खराब कर रहे हैं तो फीडबैक इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बेहतर होने के लिए मदद करेगा। सो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, इनोवेशन आपको चाहिए, लेकिन एक कांस्टेंट और एक अच्छा फीडबैक आपको इंप्रूव करें। और वो फीडबैक कहीं से भी आ सकता है, वो सिस्टम आप खुद ही बना लीजिए। सर हम लोग जो है हमारे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वी गिव गारंटी। हम मतलब हमारे वाटर स्टोरेज टैंक्स में 10 साल की गारंटी देते हैं, तो फीडबैक तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता। अगर हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरा हर प्रोडक्ट, हमारा स्लोगन ही है, प्लास्टो है तो गारंटी है। नहीं, यहाँ मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी बातों को तो इंप्लीमेंट करेंगे ना अपनी लाइफ में। सो फीडबैक सिस्टम इज वेरी नेसेसरी। वो हम कॉर्पोरेट लेवल पे सीखें जैसे नीलेश जी कर रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में जो भी सिस्टम हमारा अपना हो, कि हमारे माता पिता, फ्रेंड्स, भाई बहन, व्हाटएवर, वो हमें ज़रूर बताएं और हम उनसे वो फीडबैक एक्सेप्ट करें, क्योंकि फीडबैक आपको जितनी तेज़ी के साथ इंप्रूव करने का मौका देता है उतनी कोई और चीज़ नहीं। और फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। इट मेक्स यू गो लॉन्गर। सो सर विद दैट मुझे बताया जा रहा है कि हमारे सेशन का टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके अनुभव से सीखना, आपकी जो इनसाइट है और जहाँ से आप लेकर आए चीज़ों को। मैंने कोशिश वही की कि बच्चों को वो निकाल के दिया जाए कि आपने अपने अनुभव से, एक हो गया जो ये टेक्स्ट बुक में सीखते हैं, लेकिन एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी, उपयोगी और यूजफुल बातें आपने बताया ना। आई होप कि हमारे बच्चों को वो काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एंड थैंक यू। वी आर कमिंग टू द क्लोजिंग ऑफ दिस होल थिंग। सो कंचन जी आइए। थैंक यू सो मच नीलेश जी, थैंक यू सो मच विपिन जी, वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। तो एक जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम यहाँ से निकाले तो समझ में आ रहा है कि वक्त के साथ अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो वक्त आपको उस टाइम पे डाउनग्रेड कर देगा। तो टाइमली ये घर पे भी हमें बोल ली जाती है, और हम अपने पेरेंट्स को अक्सर बोलते हैं कि मम्मी अब तो टाइम बदल गया है, अब तो ऐसा होता है। तो आपको भी उसके साथ बदलना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को, अपने वर्किंग प्रोसेस को भी उसके साथ चेंज करना होगा। एंड आप तो IIM के स्टूडेंट्स हैं, आपसे अच्छा इस चीज़ को और कौन जानता है कि इनोवेशन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आई होप आपको ये जो पूरी की पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन थी अलग अलग पैनल्स में, वो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं IIM नागपुर edition of Udaan presented by UTI Mutual Fund in partnership with CNBC आवाज। आज के इस कॉन्वर्सेशन ने हमें याद दिलाया है कि जो लीडरशिप है वो अवेयरनेस से शुरू होती है, डिसीजन से ग्रो करती है और ओनरशिप से इसको डिफाइन किया जाता है। इसलिए दिल से शुक्रिया हमारे जितने भी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं। डायरेक्टर सर, आपको थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपनी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। यूटीआई म्यूचुअल फंड को, IIM नागपुर को, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप सभी को इतने पेशेंटली सारी कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए और यहाँ पे संडे के दिन बैठने के लिए। आई होप आज का दिन आपको इंस्पायर करेगा सिलेबस से आगे सोचने के लिए, क्लैरिटी के साथ लीड करने के लिए और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी संडे। प्लास्टो है तो गारंटी है।